हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी में। और आज के इस वन शॉट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे एक डेमोक्रेसी में हम डिफरेंसेस को डिविजन्स में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं, या ऐसा कहें कि जो डिफरेंसेस डिवीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको हम और फर्दर बुरा कंडीशन आने से पहले कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, उसका एक ओवरव्यू। थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे भाई, जो ऑलरेडी हमारे यहां सोशल डाइवर्सिटी है, मतलब कि सोशल डिफरेंसेस ऑलरेडी हमारे यहां हैं। ठीक है, तो ये जो सोशल डाइवर्सिटी है, जिसको हम सोशल डिफरेंसेस कह रहे हैं, ये सोशल डिफरेंसेस कैसे सोशल डिवीजन ना बन पाए उसको हम यहां पर पढ़ेंगे, और कैसे इनको हम पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं उसके बारे में यहां पर हम पढ़ेंगे, है ना। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि एक होमोजीनियस सोसाइटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हिटलर का एग्जाम्पल लेते हैं। हिटलर क्या चाह रहा था कि सारे ज्यूइश लोगों को खत्म कर दो, सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आरियंस रहें, है ना। तो एक होमोजीनियस सोसाइटी बनाना चाह रहा था। लेकिन हम क्या देखते हैं, सोशल डाइवर्सिटी तो रहती है, हर जगह है ना। तो इससे डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि मैंने जो एग्जांपल लिया वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जांपल नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री की भी, तो हम श्रीलंका का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग में कि कैसे श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई, वो एक डेमोक्रेसी था और वहां पर भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन वहां पर इस डाइवर्सिटी को भी खत्म करने की कोशिश की गई, उसके कारण प्रॉब्लम हुई। तो याद रखिएगा कि ये जो सोशल डाइवर्सिटी होती है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो डेमोक्रेसी के लिए किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं है, और उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, उससे भी खतरा नहीं होता है। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। कई बार बहुत जरूरी होता है ये। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो ये जो सोशल डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो सोशल डाइवर्सिटी है इंडिया में, ये कैसे पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में हम जानते हैं भाई बहुत सारे टाइप की सोशल डाइवर्सिटी है, और ये सोशल डाइवर्सिटी जो है, डिफरेंसेस जो हैं, ये डिविजन्स में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। हम उनमें से पर्टिकुलरली 3 टाइप के डिफरेंसेस की बात करेंगे। कौन से 3 टाइप के डिफरेंसेस? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, तो हम 3 टाइप के सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, ये क्या फॉर्म ले सकते हैं? सोशल डिवीजन का फॉर्म ले सकते हैं और इनइक्वालिटी का फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हम इनको डिविजन्स बनने से रोकें, इसके बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक, तो थोड़ा सा अपन थ्योरी पर फोकस करते हैं, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जेंडर में सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का एग्जांपल लेंगे, और उसमें एग्जांपल्स के थ्रू अपन ये समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो जेंडर डिवीजन है, जेंडर के जो डिफरेंसेस हैं, इनको पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया गया और इससे क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मतलब कि हमारा जो इस चैप्टर को पढ़ने का मेन पर्पस है वो क्या है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इनका एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेस, इनका जो हम ये एक्सप्रेशन कह रहे हैं, ये हेल्दी है कि नहीं है डेमोक्रेसी में, इसके बारे में मेनली हमको यहां पर पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? जेंडर डिवीजन की, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है ना। हायरार्किकल क्या होता है? हायरार्की मतलब एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक कोई टॉप पर है, कोई बॉटम पे है, तो एक हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। इसका मतलब ये है कि जो विमेन हैं उनको मैन के कंपैरिजन में लोअर रग्स पर रखा गया है, उनको कम माना गया है मैन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये जो हायरार्किकल सोशल डिवीजन है, ये हर जगह है, यूनिवर्सल है ना, एवरीवेयर है। मतलब क्या है? हर जगह है। किसी भी कंट्री में चले जाओ दुनिया की, किसी भी एरिया में चले जाओ दुनिया के, आपको जेंडर डिवीजन मिलेगा ही मिलेगा, जेंडर डिफरेंस मिलेगा। जेंडर डिफरेंस हो सकता है, डिवीजन ना हो, है ना। अब ये देखो, बार बार डिफरेंस और डिवीजन में बोल रहा हूं, ये डिफरेंस और डिवीजन में क्या अंतर है?
भाई मैन और वुमेन रहेंगे, ये डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग होते ही हैं, इसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन डिवीजन कब होते हैं? जब ओवरलैपिंग डिफरेंसेस होते हैं तो वो डिविजन्स होते हैं, जब क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होते हैं तो वो डिविजन्स नहीं बन पाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है लेकिन वो रिच है, पढ़ा लिखा है, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लो कि भाई वो पुअर है, पढ़ा लिखा नहीं है और शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो वो डिवीजन बन जाएगा। लोग उसको धीरे धीरे अलग करना स्टार्ट कर देंगे, उसके साथ रहना मिलना जुलना सब बंद हो जाएगा, है ना। तो डिवीजन डिफरेंसेस जो हैं वो डिविजन्स बन जाते हैं जब डिफरेंसेस ओवरलैप कर जाते हैं, एक के साथ दूसरा डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्रॉस कट नहीं कर रहा, उसको मतलब बैलेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग डिफरेंसेस होते हैं तो वो डिविजन्स बन जाते हैं। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये हायरार्किकल सोशल डिवीजन है। क्यों है? मेन और विमेन के बीच में, क्योंकि विमेन को मेन के कंपैरिजन में कम माना गया। एक तो मेन और विमेन का डिफरेंस था, साथ में क्या हुआ, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही, ट्रेनिंग नहीं मिल रही। अब चूंकि एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिल रही तो वो जॉब्स नहीं कर पा रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इसके कारण ये सोशल डिवीजन बन गया। किस तरीके का है? हायरार्किकल है, मतलब लोअर माना गया है विमेन को मेन के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है स्टडी में। जब पॉलिटिक्स पढ़ते हैं कई जगहों पर, ऐसा नहीं है, देखो हम तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यदि हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते तो इसके बारे में पढ़ नहीं रहे होते। लेकिन हर जगह यह चीज अभी रिकॉग्नाइज नहीं की गई है। ठीक है, और लोग क्या मानते हैं, ये जो डिवीजन है ये कहते हैं कि ये नेचुरल है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है, इसको आप बदल नहीं सकते। देखो डेफिनेटली मैन और विमेन का डिफरेंस खत्म नहीं हो सकता, मैन भी रहेंगे विमेन भी रहेंगी, ये अनचेंजेबल। लेकिन डिफरेंस अनचेंजेबल है, डिवीजन अनचेंजेबल हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन लोग अभी भी ये मानते हैं कि ये डिवीजन नेचुरल है, मतलब बाय बर्थ ये कह रहे हैं, भगवान ने ही बोल रहे हैं कि विमेन को कमजोर बनाया है और आप इसको बदल नहीं सकते किसी भी तरीके से। मैं कहता हूं बदल सकते हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, प्रॉपर एजुकेशन दीजिए, कैसे नहीं बदलेगा, है ना। भाई मैन में भी कुछ वीक होते हैं, आप उनको कितना ही पढ़ा लो, कितनी ही ट्रेनिंग दे लो, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाते। वैसे ही विमेन में भी होती हैं। लेकिन जो लोगों में कैपेबिलिटी है वो तो सक्सेस गेन कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई लोग ये मानते हैं कि ये जो सोशल डिवीजन है जेंडर वाला, ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। और ये सोच क्यों बनी? ये बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। बायोलॉजी यानी साइंस पढ़ोगे तो साइंस कभी नहीं कहता है कि मैन और विमेन में विमेन कमजोर होंगी। ठीक है, लेकिन ये जो हम डिवीजन की बात कर रहे हैं ये कैसे बना? सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स के कारण। सोसाइटी जो एक्सपेक्ट करती है विमेन से उसके कारण, एंड स्टीरियोटाइप्स मतलब जो पहले से हमने सोच बना ली। देखो कुछ स्टीरियोटाइप्स हम यहां पर देखते हैं। एक परफेक्शन ऑफ आइडियल विमेन, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए विमेन, आइडियल विमेन की क्या डेफिनेशन है। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं टीवी सीरियल्स के लिए। टीवी सीरियल्स वालों ने ना ऐसा सोच रखा है कि जो विमेन है घर पे बैठी टीवी देखती रहती हैं। देखो इसमें आपको विमेन को हेल्दी दिखाया गया कि भैया बैठे बैठे खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बस ये इनके लिए आइडियल ऑडियंस है। फिर देखते हैं फैशन इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल अपोजिट हो गया। फैशन इंडस्ट्री में आइडियल ब्यूटी है ये, है ना, यहाँ आइडियल व्यूअर है, यहाँ आइडियल ब्यूटी है। और सोसाइटी देखो सबसे खतरनाक तो यही है, सोसाइटी विमेन को कैसे देखती है? आइडियल हाउसवाइफ। आइडियल हाउसवाइफ मतलब वो सब कुछ कर सकती है, वो काम भी करेगी, डोमेस्टिक वर्क भी करेगी। देखो यहाँ लैपटॉप दिखेगा आपको, ठीक है, वो मतलब कि काम भी कर रही है, जॉब भी कर रही है और घर के सारे काम भी कर रही है, ये आइडियल विमेन है। ठीक, फिर देखो भाई इन लॉज के लिए, इन लॉज यानी कि जो फादर इन लॉ या जो ससुराल वाले हैं उनके लिए देखो शक्ल है ही नहीं, बस क्या दिख रहा है? पैसा, कंप्यूटर, गाड़ी, फ्रिज, यही सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो देखो इनके लिए आइडियल ब्राइड, ठीक है, जो ये सब लेकर आए। और एम्प्लॉइज के लिए या एम्प्लॉयर के लिए क्या होती है? एक आइडियल एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स थे भाई, है ना। ये एक्सपेक्टेशन, सोशल एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स हैं जो ऑलरेडी विमेन के बारे में बना लिए गए। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल और अनचेंजेबल लोग मानते हैं, ये है नहीं।
ये बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई भाई सोशल डिवीजन में। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि घर में क्या होता है। जनरली घर में हम जानते हैं कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो बचपन से ही उनको ये सिखाया जाता है कि जो मेन हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, आउटसाइड द हाउस जितने भी काम होते हैं वो मेन को करना है, और जो विमेन हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर घर के काम करना। ठीक है, इसी को हमने क्या बोल दिया, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। क्या सोचते हैं इसमें कि घर के सारे काम या तो विमेन करेगी या विमेन की निगरानी में घर के बाकी लोग करेंगे, जो नौकर चाकर होते हैं वो करेंगे, है ना। तो हाउस होल्ड वर्क जो है, वर्क ऑफ द फैमिली विल बी डन बाय द विमेन ऑफ द फैमिली और विल बी सुपरवाइज्ड बाय हर। ठीक है, तो ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ज्यादातर विमेन जो है वो घर के काम करती हैं और जो मैन है वो घर के बाहर के काम करते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा ऐसा जरूरी नहीं है कि मैन घर के काम बाहर के काम करें और विमेन घर के काम करें। हम देखते हैं कि विमेन बाहर के काम करती हैं और मैन घर के काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैन कर नहीं सकते। जनरली क्या, ये जनरल थिंकिंग है। ये सारे काम देखते हैं अपन घर के, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, ये सारे जो काम हैं जनरली मैन ये सोच लेते हैं कि ये विमेन को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैन कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, वो सिंपली सोच लेते हैं कि ये जो काम है ये किसको करना चाहिए, विमेन को ही करना चाहिए। दे शुड अटेंड टू दीज वर्क्स। लेकिन यदि इन्हीं सारे कामों के लिए पैसा मिले, इफ दीज जॉब्स आर पेड, तो सारे काम मैन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेलर्स का और कुक्स का एग्जाम्पल ले लें। होटल्स में सारे जो टेलर्स हैं, अभी हमने देखा टेलरिंग का काम किसके लिए माना जाता है, विमेन के लिए माना जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यार जब पैसा कमाने की बात आती है तो उसमें ज्यादातर आपको मैन मिलेंगे। कुकिंग की बात करें होटल्स में तो सारे आपको कौन मिलेंगे, मैन मिलेंगे। ठीक है, तो कब काम करते हैं ये हाउस होल्ड वाले, जब उनके लिए पैसा मिल रहा हो। ठीक, और ऐसा भी नहीं है कि विमेन घर के बाहर का काम नहीं करती, उसके भी हम एग्जाम्पल देखते हैं भाई। रूरल एरियाज में अलग और अर्बन एरियाज में अलग। रूरल एरियाज में पानी लेकर आना, ठीक है, लकड़ियां कलेक्ट करना फ्यूल के लिए, और फील्ड्स में यानी खेतों में काम करना, ये वुमेन करती आई हैं, हमेशा से करती आई हैं। तो ये घर के बाहर के ही तो काम है, घर के काम थोड़ी हैं। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल लेबर में बहुत सारी वुमेन अपन को मिल जाएंगी। ठीक है, अर्बन एरियाज की बात करें तो यहां पर अर्बन एरियाज में रिच और पुअर दो टाइप की फैमिलीज हैं। तो हम पुअर वुमेन की बात करें तो वो डोमेस्टिक हेल्पर्स की तरह काम करती हैं मिडिल क्लास फैमिलीज में, है ना। और मिडिल क्लास वुमेन की बात करें तो ये ऑफिसेज में काम करती हैं, जॉब करती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैन घर के काम नहीं करते या वुमेन घर के बाहर का काम नहीं करती। ये स्टीरियोटाइप्स लोगों ने बना लिए हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी है नहीं। ठीक है, अब देखें भाई, ये जो वुमेन है जो कुछ भी ये काम कर रही हैं, क्या इनके काम को इकोनॉमी में मेजर किया जा रहा है, क्या इनके काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। घर का काम कर रही हैं, बोले घर का काम है, इसमें क्या है उसको रिकॉग्नाइज करना, तो हमारी इकोनॉमी में इसको ऐड नहीं किया जाता, है ना। तो जो भी काम ये घर के कर रही हैं उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, तो इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। और यदि काम कर भी रही हैं तो कई बार मैन के कंपैरिजन में कम पैसा मिलता है ना। तो फैक्ट्स क्या हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैं वो कुछ ना कुछ काम तो करती हैं इन एडिशन टू द डोमेस्टिक लेबर, लेकिन देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड। उनके काम की कोई वैल्यू नहीं मानता लोग, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ना। घर में भी बोलते हैं ये घर का खाना बनाना कोई काम है क्या, अकेले खाना बना के दे दिया हो गया, बोले कुछ और भी करो तो ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे इनके वर्क को। ठीक, तो रिजल्ट क्या हुआ इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का। ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का पूरा एग्जांपल लिया हमने कि कैसे मैन जो हैं वो घर के बाहर का काम कर रहे हैं और घर के अंदर सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, विमेन की है। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है इसका रिजल्ट ये निकला कि ऑल्दो यदि हम वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें आधी पॉपुलेशन लगभग जो है वो विमेन की है, लेकिन फिर भी पब्लिक लाइफ में इनका रोल है, खासतौर से पॉलिटिक्स में, वो बहुत कम है ना।
कि ये क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की आधी जो पॉपुलेशन है वो विमेन है, बट देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। मोस्ट सोसाइटीज इसलिए लगा क्योंकि भाई कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं आज जहां पर विमेन इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज में अभी भी इनकी कंडीशन क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, कर नहीं पा रही हैं, करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं। जैसे हम वोटिंग राइट की बात करें, men were allowed to participate in public affairs and vote and contest for public offices। ठीक है, माने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल ले लो ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस डेमोक्रेसी बन गया था और उसके बाद भी जो वोटिंग राइट थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के पास थे, नॉन प्रॉपर्टाइड मैन के पास भी नहीं थे और वुमेन के पास तो बहुत लंबे समय तक नहीं थे। फाइनली 20th सेंचुरी में यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लगभग 150 साल 200 साल बाद वुमेन को वोटिंग राइट मिले, है ना। अब इसके लिए इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, इनके लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इन सारी चीजों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि वोटिंग राइट के लिए, एजुकेशन के लिए, इक्वल स्टेटस के लिए, हरासमेंट से बचने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो भी ये मूवमेंट चला रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, अब ये फेमिनिस्ट क्या होता है? एक फेमिनिस्ट पर्सन वो होता है जो मैन और विमेन के इक्वल राइट्स में बिलीव करता है। याद रखना, फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है जो विमेन को एक्स्ट्रा कुछ राइट्स दिलाना चाहता हो। फेमिनिस्ट मतलब जो चाहता है कि मैन और विमेन के राइट्स इक्वल हों, ऐसा ना हो कि कुछ मैन को ज्यादा राइट्स हों, है ना। तो हम देखते हैं कि ये जो जेंडर इश्यू है पॉलिटिक्स में आया, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और एजिटेट करना स्टार्ट किया इक्वल राइट्स के लिए, जैसे कि वोटिंग राइट। ठीक है, वोटिंग राइट के लिए प्रोटेस्ट किया, एक एग्जाम्पल हमने ये वोटिंग राइट का लिया। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया, एनहांसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर विमेन, इंप्रूविंग देयर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो लीगल स्टेटस एंड पॉलिटिकल स्टेटस के लिए लड़ रही हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रही हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ रही हैं। और किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? जो ज्यादा रेडिकल मूवमेंट है, एकदम बहुत ज्यादा रेडिकल वुमेन मूवमेंट चल रहे हैं, ये किस चीज के लिए चल रहे हैं? इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। ठीक, इन सारे मूवमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, तो यदि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं पूछा गया तो आपको ये सारे एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे कि ये होते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट में आप फेमिनिस्ट मूवमेंट में फेमिनिस्ट की डेफिनेशन लिख के नहीं आना है। फेमिनिस्ट मूवमेंट अलग चीज है, फेमिनिस्ट पर्सन अलग चीज है। ठीक है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में हमें ये सारे एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, वोटिंग राइट का, एनहांसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस का, इंप्रूविंग एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज का, एंड मोर रेडिकल विमेन मूवमेंट में क्या लिखेंगे? इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लॉज। ये सारे एग्जाम्पल देंगे तो हम कहेंगे कि ये कहलाते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट से आगे आते हैं, क्या हुआ आगे फेमिनिस्ट मूवमेंट के आगे? इन फेमिनिस्ट मूवमेंट के कारण हम देख रहे हैं कि ये जो जेंडर डिवीजन है इसको पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिला, और इस पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के कारण क्या हुआ? ये जो जेंडर डिवीजन है ये पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज कर पाए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, और इसके कारण वुमेन की कंडीशन जो है वो इंप्रूव हुई है। मतलब वुमेन का पब्लिक लाइफ में रोल इंप्रूव हुआ है। ठीक है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है भाई। ठीक, कैसे कह सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है? तो जैसे अभी हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट के एग्जांपल दिए ना कि इन चीजों के लिए लड़ रहे थे तो उसका असर दिखा। आज हम देखते हैं कि वुमेन बहुत सारी फील्ड्स में काम करते हुए नजर आ रही हैं। वो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में टीचर्स हैं, ये सारे जॉब्स कर रही हैं। पहले ये सारी जॉब्स नहीं कर पाती थी, ये जॉब्स इनके लिए सूटेबल ही नहीं मानी जाती थी, है ना। लेकिन अब देखो ये सारी जगहों पर हमको विमेन काम करते हुए नजर आएंगी। पहले भले ही ये इनके लिए सूटेबल जॉब नहीं माना जाता था, लेकिन अब हमको ये विमेन जो हैं यहाँ सब जगह काम करते हुए नजर आएंगी। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेविया एक पेनिनसुला है जहां पर ये 3 कंट्रीज आती हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। ठीक है, ये इनके कल्चर और एथनिसिटी के बेसिस पर स्कैंडिनेवियन कहलाता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हम ये देखते हैं कि विमेन का पब्लिक लाइफ में जो रोल है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या सेम कंडीशन इंडिया में है? बिल्कुल नहीं है भाई।
हमारे यहाँ डेफिनेटली हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद से कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ कैसी सोसाइटी है, एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है। पैट्रियार्किकल सोसाइटी का मतलब क्या है, जहां पर हेड ऑफ द फैमिली किसको माना जाता है, फादर को माना जाता है। तो हमारे यहाँ आज भी क्या है, एक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है। तो इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम ये देख रहे हैं कि इंडिया में विमेन का रोल इंप्रूव नहीं हुआ है। ठीक, मतलब कि अभी भी दे आर फेसिंग डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा भाई, किस तरीके के डिसएडवांटेज वो फेस कर रही हैं या डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन वो फेस कर रही हैं, उसके एग्जांपल देके समझाओ। तो चलिए भैया अब एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे, हाउ विमेन आर डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेटेड एंड ऑप्रेस्ड इन वेरियस वेज। 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन से, ठीक है, कि कैसे विमेन डिसएडवांटेज हम कैसे कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कैसे कह सकते हैं। आप लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं। यदि हम मैन और विमेन की लिटरेसी रेट अलग अलग देखें तो विमेन की लिटरेसी रेट है 54% और मैन की है 76%। हालांकि ये डेटा पुराना है, पर चूंकि एनसीईआरटी में अभी भी यही डेटा दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2001 का डेटा है ना, 2011 का भी नहीं है। ठीक, तो मैन और विमेन की लिटरेसी रेट में अंतर देख लो। विमेन की लिटरेसी रेट मैन के कंपैरिजन में 20% से भी ज्यादा का डिफरेंस है इसमें, 22% का डिफरेंस आ रहा है इसमें, है ना। तो ये इनको एजुकेशन नहीं मिल रही, इसलिए हम कह रहे हैं ना डिसएडवांटेज हैं। अब एजुकेशन क्यों नहीं मिल रही, क्या कारण हो सकता है, कई सारे कारण हैं, आप बिना देखे बता सकते हैं, बिना बस अपन को दिमाग लगाना है और सोसाइटी की सोच आपको मालूम है, आप बता सकते हो कि जो पेरेंट्स होते हैं वो गर्ल की एजुकेशन पर खर्च करने पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं इसकी एजुकेशन पे क्यों खर्चा करें भाई, शादी करके इसको दूसरे के घर जाना है, इस पे खर्चा क्यों करें, खाना ही तो बनाना है, इसको खर्चा क्यों करें, है ना। तो बस खाना बनाना सिखाओ, घर के कामकाज सिखाओ, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो कई बार पेरेंट्स खर्च करना नहीं चाहते। अच्छा, आप अभी यदि परफॉर्मेंस की बात करें तो आप कहीं पर भी लड़कियों को पीछे नहीं देखोगे। रिजल्ट देखो तो बहुत सारे रिजल्ट्स में आपको दिखेगा कि लड़कियां टॉप कर रही हैं। कई जगहों पर तो लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है ना। लेकिन फिर भी पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि लड़कियों की एजुकेशन पर खर्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसको तो शादी करके चला जाना है, हमारा क्या फायदा उसमें, है ना। तो इसीलिए गर्ल्स की एजुकेशन पर खर्च नहीं करते। कई बार हम ये देखते हैं कि एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है गर्ल्स के लिए। फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट ही नहीं है। अब लड़कियां जाएंगी क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगी भाई। और पेरेंट्स कैसे भेज देंगे, उनको सिक्योरिटी का इश्यू लगेगा, परेशानी हो सकती है कुछ भी, है ना। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। क्यों ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स उनकी एजुकेशन पर खर्चा करना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो यही चीज यहां लिखी हुई है अपन ने, अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। अच्छा, मैं तो स्कूलिंग की बात कर रहा था, हायर स्टडीज में तो और कम है इनका नंबर, है ना। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। कुछ प्लेसेस पे तो बॉयज से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड their resources for their boys education rather than spending equally on their girls। ठीक है, डॉटर्स के ऊपर नहीं खर्च करेंगे इक्वली जितना कि लड़के के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण जो है इनका ड्रॉप आउट रेट भी ज्यादा है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती है, स्किल्स नहीं मिलते हैं, और ये जो पार्टिसिपेशन है विमेन का बहुत ज्यादा, लिटरेसी रेट जो है विमेन का बहुत कम हो जाता है। ठीक है, एक ये हो गया अपना काय का लिटरेसी रेट का, एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन में भी हम देखते हैं विमेन जो हैं उसमें जो हाईली पेड जॉब्स होती हैं या जो हाई पोस्ट होती हैं किसी भी कंपनी में, है ना, सीईओ वगैरह की जो हाईएस्ट पोस्ट जो होती है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, तो अपन देखते हैं ये जो हाई पोस्ट हैं इसमें भी विमेन का नंबर बहुत कम है ना, बहुत कम। आप सुने होंगे, बहुत ही कम विमेन के नाम आपको सुनाई देंगे जो हाई पोस्ट पर हैं। ठीक है, अच्छा, जबकि आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज एक जो विमेन है ना वो मैन के कंपैरिजन में 1 घंटे ज्यादा काम करती है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन विमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। रोज का है ये, रोज ऑन एन एवरेज निकाला है हमने भले ही,
लेकिन रोज ऐसा होता है कि एक मैन के कंपैरिजन में एक विमेन कम से कम 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी इनको पैसा नहीं मिल रहा, और कई जगहों पर उनसे कम मिल रहा है ना। जबकि देखो इक्वल वेजेस एक्ट है, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये क्या कह रहा है, सेम काम के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखो क्रिकेट का है या सिनेमा का है ना। स्पोर्ट्स में आप चले जाओ, सिनेमा में चले जाओ, फैक्ट्रीज वगैरह का तो अपन को इतना पता नहीं चलता है ना। लेकिन हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स में या सिनेमा में आप देखो मेल टीम के कंपैरिजन में फीमेल टीम को कम पैसा मिलता है। स्पोर्ट्स की बात हो गई, सिनेमा में मेल एक्टर के कंपैरिजन में फीमेल एक्टर को कम पैसा मिलता है ना। तो देखो भैया ये डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है, जबकि इसके लिए लॉ बना हुआ है, उसके बावजूद भी ये डिफरेंस हमको देखने मिलता है। ठीक है, तो ये दूसरा एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस हो गया कि दे आर डिसएडवांटेज, हाई पोजीशन पर नहीं मिलेंगी, रोज 1 घंटे ज्यादा काम कर रही हैं और उसके बावजूद भी पैसा उनको कम मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि लोग गर्ल चाइल्ड प्रेफर करते ही नहीं है, अबॉर्ट करवा देते हैं, दे प्रेफर बॉय चाइल्ड, है ना। तो इसके कारण जो सेक्स रेशियो है बहुत कम होता जा रहा है। अब यहां पर आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये 919, ये कौन से साल का है अपने को पता नहीं है, ये डेटा गलत दिया हुआ है ना। यदि हम 2011 का भी लेके चलें तो 940 था, ठीक है, 943 था, है ना। और 2001 का भी लेंगे तो 933 या 934 था, है ना। तो ये डेटा जो है ना, डेटा पर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेंगे तो आपको सही मिल जाएगा। लेकिन अब आपकी चूंकि एनसीईआरटी में 919 दिया है, तो इस साल जो एग्जाम होगा और यदि उसमें पूछ लिया कि सेक्स रेशियो कितना है, तो इस चैप्टर के हिसाब से हम आंसर क्या करेंगे, 919। ठीक है, ये क्या होता है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी कि यदि 1000 लड़के हैं तो 919 लड़कियां हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर दिख रही है अपन को। ठीक, तो क्यों है ऐसा, क्योंकि ये गर्ल चाइल्ड को पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करा लेते हैं, पता कर लेते हैं कि लड़का है कि लड़की है, और लड़की को पैदा होने से पहले ही मार डालते हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, कुछ एरियाज में तो ये सेक्स रेशियो 850 और 800 से भी कम है। ऐसे कुछ एरियाज हमको इसमें नजर आएंगे, है ना, जहां पर बिलो 875 है, तो वो अलग ही ये कलर से अपन को नजर आ रहा है। तो कौन कौन सी कलर्स नजर आ रहे हैं अपन को भाई, ये देखो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और कोई स्टेट अपन को नजर आ रही है इस कलर की, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सेक्स रेशियो जो है वो 875 से भी कम है। ठीक, क्लियर है ये चीज, इतने सारी चीजें हो गई, इसमें डिसएडवांटेज हैं। चलो और देखते हैं, कुछ और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हरासमेंट की बात करते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप का हरासमेंट होता है विमेन का, एक्सप्लॉइटेशन होता है, वायलेंस होता है। मतलब खासतौर से अर्बन एरियाज की यदि हम बात करें तो अर्बन एरियाज में जो विमेन है वो बहुत अनसेफ है, इवन अपने घर में तक वो सेफ नहीं है ना। अपने खुद के घर की यदि हम बात करें तो अपने घर में भी सेफ नहीं है, उनके साथ मारपीट होती है, बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम कह सकते हैं ना, विमेन आर डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पर हम उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि हाउ वुमेन आर डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडियन सोसाइटी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगली चीज क्या आती है, क्या हमारे यहाँ के लोगों को ये पता नहीं है, पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू विमेन, ठीक है, ये जो इश्यूज हम देख रहे हैं विमेन से रिलेटेड, इनको उतना एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, है ना। तो एडिक्वेट अटेंशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर हमको नजर आ रही है। तो हम यहां से कुछ कंक्लूड करते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं, ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे ना विमेन के लिए, है ना, तो ये कई सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो चल रहे थे, इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब तक विमेन पावर कंट्रोल नहीं करेंगी तब तक इनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो सकती। तो इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, पावर कंट्रोल करना। लेकिन अब पावर कंट्रोल कैसे करेंगी भाई, पावर कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा और इलेक्ट होना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। तो वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स।
लेकिन बहुत, ये बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। क्यों? इलेक्शन में खड़ी तो होती हैं विमेन, लेकिन जीतती नहीं है, उसको कोई वोट नहीं करता। तो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है ना कि रिजर्वेशन देते हैं, है ना, उसकी बात हम करते हैं पहले। लेकिन देखो ये विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना कम है, पहले वो देखते हैं। उसका एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो गया ये ग्राफ, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ये चीज़ कि हम पहले यहाँ थ्योरी में देख लेते हैं इंडिया की क्या कंडीशन है, फिर हम ग्राफ की बात करते हैं कि विमेन लेजिस्लेचर्स का नंबर जो है ना बहुत कम है ना, बहुत लो, वेरी लो। कितना? 2019 का डेटा दिया है कि 2019 में जाके लोकसभा में और राज्यसभा में यदि हम बात करें, पर्टिकुलरली क्योंकि इलेक्शंस लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो लोकसभा में विमेन का रिप्रेजेंटेशन 14.36 हो पाया। कब जाके? 2019 में जाके, मतलब 2019 से पहले इससे भी कम था, 10% से भी कम था। इतने साल हो गए आजादी मिले और अभी भी विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत कम है। ठीक है, तो इतना कम है विमेन का रिप्रेजेंटेशन भाई। अब वर्ल्ड से कंपेयर करें तो देखो वर्ल्ड का एवरेज यहां ये दिया हुआ है 24%। ये वर्ल्ड का एवरेज है कि वर्ल्ड में टोटल जो नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पर इलेक्शंस होते हैं उन सबका एवरेज निकाला तो 24% हर जगह की पार्लियामेंट में आपको मिलेंगे। लेकिन देखो इंडिया में उसके कंपैरिजन में कितना कम है? 14%। बहुत कम है ना, ये वर्ल्ड का एवरेज है। इवन कई सारी ऐसी अरब कंट्रीज हैं जहां पर जो परसेंटेज है ज़्यादा है। अफ्रीकन कंट्रीज या लैटिन अमेरिका में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, तो पता तो है कि भैया विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर बहुत कम है, तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट नेशनल असेंबली में तो हमने देखा कि लोकसभा में कितना कम है, लोकसभा में 14% है। अब स्टेट असेंबलीज की बात करें तो ये 5% ही है। अब इन्हीं सब चीजों के कारण हमारे यहां लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होते हैं उनमें रिजर्वेशन दिया गया, अभी नेशनल लेवल पर नहीं है। नेशनल लेवल पर बात चल रही है ना। तो हमने क्या देखा कि इंडिया जो है ना वन ऑफ द बॉटम ग्रुप्स में है ना, बहुत कम जहां पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी कंट्रीज जो लैटिन अमेरिका में है या अफ्रीका में है उनसे भी कम है हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन। और इसी चीज को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ क्या करे, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन भी दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, रिजर्वेशन नहीं मिला, मान लो कोई रिप्रेजेंटेशन, यहाँ इस इमेज से देखकर हम देखते हैं, ये इमेज मैंने आपके दूसरे चैप्टर से ली हुई है। यहाँ इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं और ये उनका कैबिनेट है। इसमें इंदिरा गांधी को बहुत पावरफुल दिखाया, देखो कितनी पावरफुल सीएम है। लेकिन और सारे जो मेंबर्स हैं कैबिनेट के वो क्या हैं, मेल हैं, लेकिन फिर भी कैसे डरे हुए हैं। अब यहां से हमको समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन कम है, एक तो रिप्रेजेंटेशन कम, ऊपर से मान लो कोई विमेन सीएम या पीएम भी बन गई, उसके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इनकी खुद की कैबिनेट में देखो कौन है, मैन ज्यादा है ना। तो गवर्नमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेन इवन व्हेन अ वुमेन बिकम अ सीएम यानी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था, इसीलिए हमारे यहाँ क्या किया गया, रिजर्वेशन दिया गया। पंचायती राज में हम देखते हैं कि ये चीज है, कितना रिजर्वेशन है, 1/3 सीट्स, 1/3 सीट्स रिजर्व है इनके लिए। लेकिन ये कहां के लिए है, पंचायती राज के लिए या म्युनिसिपैलिटीज के लिए है, ये नेशनल लेवल पर नहीं है। हालांकि इससे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, लोकल लेवल पर तो बढ़ा है। दुनिया में कहीं इतने नहीं होंगे जितने इंडिया में है। 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में, 10 lakhs। ठीक है, 10 लाख, ये तो 10 लाख अपन ने एक एवरेज ले लिया है, तो इससे ज्यादा कई कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं है इतनी जितने हमारे यहाँ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में जब देखोगे तो ये बहुत कम है ना। ठीक है, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, तो बहुत कम परसेंटेज में है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि जैसे हमने लोकल लेवल पर दिया है वैसे ही नेशनल लेवल की बात है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में भी ये प्रपोजल आया कि विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की जाएं। लोकसभा में भी 1/3 सीट रिजर्व की जाएं विमेन के लिए और स्टेट असेंबलीज में भी रिजर्व की जाएं। इसके लिए एक प्रपोजल आया, एक बिल आया मतलब, लेकिन ये अभी तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ, ये अभी भी पार्लियामेंट में पेंडिंग है।
ठीक है, तो इतना लंबा समय हो गया है, करीबन 20-25 साल से ज्यादा हो गया है टाइम वो बिल आए हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। देखो ये इमेज से समझ सकते हैं अपन, ये देखो बोल तो रहे हैं चिंता मत करो, डोंट वरी, विल फाइंड अ वे फॉर यू। ये ऊपर से पार्लियामेंट से बोल रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, और नीचे यही लोग टांग अड़ा के खड़े हुए हैं। विमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए बिल तो लेकर आए, इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन उस पर अभी तक डिसीजन नहीं लिया, ये अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो जेंडर डिवीजन जो है ये किस चीज का एग्जाम्पल है कि एक जेंडर डिवीजन है, इसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हुआ और इससे विमेन की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हुआ। यदि हम जेंडर डिवीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है वो भी नहीं होता। तो ये क्या कहा हमने, इट इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट when social divisions become a political issue। यदि ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं बनाते तो क्या आपको लगता है कि विमेन की कंडीशन इंप्रूव हो पाती? मुझे नहीं लगता कि यदि ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन नहीं मिलता तो विमेन की कंडीशन इंप्रूव हो पाती। तो विमेन की कंडीशन इंप्रूव हो पाई, क्यों हो पाई? क्योंकि ये पॉलिटिकल इश्यू बनाया गया। ठीक, तो ये हो गया जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, रिलीजन के बारे में। ठीक है, अब इसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है कम्युनलिज्म। ठीक, तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, कम्युनलिज्म क्या होता है, और ये कम्युनलिज्म से क्यों लड़ना जरूरी है, हमारी कंट्री कम्युनल है कि सेक्युलर है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस डिवीजन की बात करते हैं, तो ये जो रिलीजियस डिवीजन है ये भी एक ऐसा सोशल डिवीजन है जो आज हमें कई कंट्रीज में देखने मिलता है। पहले ये इतने ज्यादा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं ये वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड होते चले जा रहे हैं। बस अंतर ये है, याद रखना, जेंडर डिवीजन जैसा यूनिवर्सल था वैसा यूनिवर्सल रिलीजियस डिवीजन नहीं है। ठीक है, रिलीजियस डिवीजन जेंडर डिवीजन जितना यूनिवर्सल नहीं है। जेंडर डिवीजन हमको हर जगह देखने मिलता है, लेकिन रिलीजियस डिवीजन हमको हर जगह देखने नहीं मिलता है। ठीक है, अब ये रिलीजियस डिवीजन हम जनरली क्या समझते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोगों के बीच में जो डिफरेंट रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करती है, तो हमारे यहाँ ये रिलीजियस डिवीजन है डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलीजियस डिवीजन सिर्फ डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में हो। कई बार ये रिलीजियस डिवीजन विद इन वन रिलीजन हो सकता है, जहां पर लोग अपने रिलीजन को डिफरेंट तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड का केस था। ठीक, सारे क्रिश्चियंस थे, लेकिन उनका अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने का तरीका अलग था, जिसके कारण वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में डिवाइड हो गए और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब देखो हमें डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में भी डिवीजन मिलता है और विद इन रिलीजन भी डिवीजन मिलता है, और ये खतरनाक क्यों हो जाता है? देखो, जेंडर डिवीजन का तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बहुत पॉजिटिव था, हमने देखा कि होना ही चाहिए, उससे लोगों को, खासतौर से जो विमेन है, उनकी कंडीशन इंप्रूव हुई है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये बहुत नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा ही होगा और इसको नेगेटिवली करते हैं। अब इस नेगेटिविटी से बचने के लिए हमने बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं, जिसके कारण हम सेक्युलर हैं। लेकिन जेंडर डिवीजन की रिलीजियस डिवीजन की खास बात क्या है? रिलीजियस डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होगा ही होगा। इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, होगा ही होगा। जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता ही है और आप इस चीज से बच नहीं सकते। रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। अब कैसे नहीं कर सकते, इसको हम कुछ एग्जांपल से, मतलब कि पॉलिटिक्स का और रिलीजन का बहुत गहरा नाता। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको कि हाउ कैन यू से दैट देयर इज अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। सबसे पहले हम यहां महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे वो कह रहे हैं कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन याद रखना, यहां पर ये जो रिलीजन वर्ड इन्होंने यूज किया है, ये रिलीजन किस चीज के लिए यूज किया है? उन वैल्यूज के लिए जो इस रिलीजन से एक्सट्रैक्ट की जाती है ना, मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। सारे रिलीजन्स की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो सेम है।
कमजोर की मदद करना है। सारे रिलीजन कहते हैं, कोई नहीं कहता कि कमजोर को मार डालो, है ना। तो कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जो सारे रिलीजन में कॉमन है, और महात्मा गांधी इन्हीं मॉरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो सारे रिलीजन्स में कॉमन है। इनका ये कहना था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द वैल्यूज और एथिक्स विच इज ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। ठीक है, तो ये यहां पर कह रहे हैं रिलीजन से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कहना है कि रिलीजन में जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो एथिक्स है, उसी के बेसिस पर पॉलिटिक्स फॉलो की जानी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल ये हमें समझ में आ गया कि इसके पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में एक बहुत गहरा संबंध है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन माइनॉरिटी वाला। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, इनका ये मानना होता है कि जब भी कोई कम्युनल वायलेंस होता है ना, तो उसके जो विक्टिम्स होते हैं, है ना, विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स कौन होते हैं? जनरली रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग, है ना, रिलीजियस माइनॉरिटी। अब ये रिलीजियस माइनॉरिटी हम कंट्री में भी देख सकते हैं या पर्टिकुलर रीजन में भी देख सकते हैं। मान लो किसी एक शहर में हुआ कम्युनल वायलेंस, तो शहर में जो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी वो उसका शिकार होगी। स्टेट में हुआ तो उस स्टेट में जो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी वो इसका शिकार होगी। तो ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप वाले हैं, ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहां भी रिलीजन और पॉलिटिक्स दिखा ना, रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करे, तो ये पॉलिटिक्स और रिलीजन में रिलेशन आ गया। ठीक है, तीसरा एक और लेते हैं अपन एग्जांपल, जेंडर वाला ही लेते हैं। ठीक है, जेंडर में हम क्या देख रहे हैं कि जो फैमिली लॉज होते हैं ये हर एक रिलीजन के अलग अलग हैं जेंडर को लेकर, है ना। फैमिली लॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर डिफरेंट, है ना। ठीक है, अब वो जेंडर अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनरली ये शादी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल इस्लाम में हम देखते हैं कि मैन 4 शादियां कर सकता है, वेमेन नहीं कर सकती, है ना। वो तलाक 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 बोल दिया तो तलाक हो जाएगा। हिंदूज में ऐसा नहीं है ना। तो फैमिली लॉज जो हैं, ये कुछ एग्जांपल्स लिए, उसमें इसमें फैमिली लॉज में जेंडर से रिलेटेड कई सारी चीजें आ जाती हैं। जनरली मेल और फीमेल में ये डिफरेंस करते हैं और इनहेरिटेंस को लेकर इनमें लॉ होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलीजियस ये जो फैमिली लॉज हैं ये हर एक रिलीजन के अलग अलग हैं। अब यहां फिर क्या डिमांड आई कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे और इनको इक्विटेबल बनाए, मतलब एक जैसा बना दे। फैमिली लॉ हर एक रिलीजन के अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहां भी हमने देखा कि रिलीजन में और पॉलिटिक्स में एक संबंध आ गया। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि रिलीजन में और पॉलिटिक्स में गहरा संबंध है, एक रिलेशन है। ये इससे प्रूव किया जा सकता है। लेकिन क्या हमें यहां पर कोई भी ऐसी चीज लगी जिससे हम इसे नेगेटिव कहें? क्योंकि इसकी शुरुआत ही मैंने कही थी कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता ही है और बहुत खतरनाक होता है। यहां तो हमें कहीं नहीं लगा। देखो भाई, अपन ने क्या देखा कि ये जो भी इंस्टेंसेस हैं ये इन्वॉल्व रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, लेकिन बट दे डू नॉट सीम वेरी रॉन्ग और डेंजरस। कहीं से हमें गलत या डेंजरस नहीं लग रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि जो आइडियाज हैं, आइडियल्स हैं और वैल्यूज हैं विच आर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। एक रोल प्ले कर सकती हैं और करना चाहिए। कहां पर? पॉलिटिक्स में। ये जो आइडियाज, आइडियल्स और वैल्यूज हैं जो डिफरेंट रिलीजन्स से हमें मिलते हैं, इनको एक रोल प्ले करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये सारी वैल्यूज को रोल प्ले क्यों करना चाहिए पॉलिटिक्स में? क्योंकि पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, इसीलिए ये आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज जो हैं, जो पॉलिटिक्स में, जो रिलीजन से आ रही हैं, इनको पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले करना चाहिए, ताकि ये जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के लोग हैं ये क्या एक्सप्रेस कर सकें पॉलिटिक्स में? उनकी नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड, ये चीजें ये एक्सप्रेस कर सकें। ठीक, तो जो पॉलिटिकल पावर होल्ड कर रहा है ना, तो दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर, इनके पास भी ये राइट होना चाहिए कि वो कई बार इन रिलीजियस मैटर को इंटरवीन कर सकें, इसमें हस्तक्षेप कर सकें, है ना। तो दे शुड बी समटाइम्स शुड बी एबल टू रेगुलेट प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, क्यों ऐसा करना चाहिए?
क्या रीजन है? हम तो कह रहे हैं भाई सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, कई बार जिनके पास पावर है उनके पास इन रिलीजियस मैटर्स को इंटरवीन करने का भी राइट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या कारण है? टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब तक सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, तो रिलीजियस मैटर्स को, जैसे हम जानते हैं हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। तो क्यों अबॉलिश किया गया है? डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट ने रोका ना। तो हम यही तो कह रहे हैं कि भैया पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए रिलीजन का। अच्छा होता है क्योंकि इससे लोग अपने नीड्स, इंटरेस्ट और डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते हैं एज अ रिलीजियस कम्युनिटी। और गवर्नमेंट के पास भी रिलीजियस मैटर्स को इंटरवीन करने का राइट होना चाहिए ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन को और ऑपरेशन को रोक सकें। लेकिन ये तभी तक सही होगा, तभी तक गलत नहीं होगा जब तक सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है भाई? क्वेश्चन क्या आ रहा है? हम तो कह रहे हैं रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन गलत है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो शुरुआत में लेकिन बोला बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहां है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब हम इस रिलीजन को एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखते हैं, जब किसी नेशन का बेस रिलीजन को ही मान लिया जाए। रिलीजन के बेसिस पर ही नेशन चलाया जा रहा है और किसी चीज पर फोकस ही नहीं किया जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि भैया प्रॉब्लम चालू होगी। किस चीज की प्रॉब्लम चालू होगी? कम्युनलिज्म का। नॉर्दर्न आयरलैंड इसका एग्जाम्पल है। वहां पर रिलीजन के बेसिस पर क्या हुआ? पूरा वो चाहते थे कि कैथोलिक कंट्री बने, है ना। प्रोटेस्टेंट्स जो थे माइनॉरिटी में थे लेकिन पावरफुल थे। कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे लेकिन पावरफुल नहीं थे, है ना। लेकिन कैथोलिक्स चाह रहे थे कि भैया हम मेजॉरिटी में, हमारी एक अलग कंट्री बन जाए। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ना, वो इसका खतरा जो था ना, कितना खतरनाक ये हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये नॉर्दर्न आयरलैंड, है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्यूट कब हो जाती है? when religion is expressed in politics in exclusive and partition terms। सिर्फ एक्सक्लूसिव टर्म्स मतलब क्या है? सिर्फ रिलीजन पर फोकस कर रहे हैं। और पार्टीशन टर्म्स मतलब क्या? अलग होना चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम कब बनता है? रिलीजन, एक पॉइंट हमने क्या देखा? जब रिलीजन को ही कंट्री का बेस मान लिया जाए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? जब रिलीजन को एक्सक्लूसिव टर्म्स में और पार्टीशन टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाए। एंड व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट वन अनदर। ये प्रॉब्लम कब बनती है? जब एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के खिलाफ कर दिए जाएं, तब जाके ये रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एक परेशानी बन जाती है। और ये कैसे होता है? ये परेशानी कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण होती है। अब ये कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, जरा उस पर फोकस करते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम, ये जो हमने बोला ना कि एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, ये कब होता है? ये तब होता है जब एक रिलीजन के बिलीव्स दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताए गए हों, है ना। when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, डेफिनेटली होगा। लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं हिंदूज ज्यादा अच्छे हैं, बोलेंगे मुस्लिम ज्यादा अच्छे हैं, बोलेंगे जैन ज्यादा अच्छे हैं, बौद्ध ज्यादा अच्छे हैं, क्रिश्चियन ज्यादा अच्छे हैं। यही बोल रहे हैं हमारी बिलीफ ज्यादा बेहतर है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। सर्वधर्म संभाव का एक फीलिंग होना चाहिए कि यहीं सब सारे धर्म बराबर हैं, एक जैसे हैं, बस अलग अलग लोगों ने सेम चीजें लगभग प्रीचिंग की हैं। सब लोग लगभग एक सी चीजें बोलते हैं। कई कुछ बेसिक चीजें अलग होती हैं, बट मोटा मोटा हिसाब किताब देखोगे तो लगभग सारे रिलीजन का एक जैसा है ना। तो जब एक रिलीजन की जो बिलीफ्स हैं वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताई जाती हैं, तब हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये कम्युनल पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों से लड़ा दिया, ठीक है। When demands of one religious groups are formed in opposition to another, दूसरे रिलीजन को अपोज करने के लिए वो डिमांड फॉर्म की गई हैं, बिल्कुल सोच समझ के कि नहीं इस रिलीजन के लोगों को अपोज करना ही है ना। तो तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और तीसरी चीज क्या? देन स्टेट पावर, यानी सरकार की जो पावर है, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन, रिलीजियस ग्रुप्स ओवर द अदर रिलीजन्स। समझे?
तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और ये चीजें जब होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, यही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाती हैं, है ना। तो फिर कम्युनलिज्म क्या है और कम्युनलिज्म के कारण प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अभी हमने क्या समझा, कम्युनल पॉलिटिक्स। तो इतना समझ में आ गया कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स का बेस क्या है। कम्युनल पॉलिटिक्स का बेस है कि रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेस ऑफ सोसाइटी, है ना। चूंकि रिलीजन को ही प्रिंसिपल बेस मान लिया, तभी तो हम देख रहे हैं कि एक रिलीजन के बिलीव्स दूसरे रिलीजन से सुपीरियर बताए जा रहे हैं। स्टेट पावर का यूज किया जा रहा है एक रिलीजन की सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन कम्युनलिज्म क्या होता है, जरा आप अपन उस पर फोकस करते हैं। कम्युनलिज्म का मतलब है एक सोच। क्या, किस तरीके की सोच है, एक तरीके की सोच जिसमें एक रिलीजन के लोग कह रहे हैं कि वो एक ही कम्युनिटी बनाएंगे, उन लोगों में कोई डिफरेंसेस नहीं हो सकते, कोई डिफरेंसेस हैं तो वो किसी इंपॉर्टेंस, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। या फिर इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी नहीं बना सकते, उनके बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती, और यदि कोई सिमिलैरिटी है तो उसका कोई सेंस नहीं है। और एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनल वायलेंस। तो जरा इस पे फोकस करते हैं जरा अपन कि कम्युनलिज्म क्या है, किस तरीके की सोच होती है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। तो कम्युनलिज्म क्या है, एक सोच है। किस तरीके की सोच है, द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, any difference that they may have is irrelevant or trivial। irrelevant है मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, या ट्राइवियल या उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, एक पॉइंट हो गया कम्युनलिज्म का। इसी को हमने उल्टा कर दिया तो वो दूसरा पॉइंट बन जाता है कम्युनलिज्म का। क्या हो जाता है, इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। बिल्कुल उल्टा कर दिया ना इसको। If the followers of different religions have some communities, these are superficial और immaterial। देखो भाई, वहां कह रहे थे डिफरेंसेस हो नहीं सकते और यहां कह रहे सिमिलैरिटी हो नहीं सकते। उनके इंटरेस्ट सेम होंगे, यहां कह रहे हैं देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए कम्युनलिज्म के। और एक्सट्रीम फॉर्म में क्या होता है, इन एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizen। इक्वल सिटीजन की तरह रह ही नहीं सकते हैं, या तो दोनों में से कोई एक डोमिनेट करेगा या फिर वो अलग नेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक या तो डोमिनेट करेगा या फिर वो अलग नेशन फॉर्म करेंगे। ये एक्सट्रीम फॉर्म है ये कम्युनलिज्म का। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स आते हैं कम्युनलिज्म की डेफिनेशन में कि सेम रिलीजन के लोग सेम कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होंगे, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि उनके जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो सेम कम्युनिटी फॉर्म नहीं कर सकते, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे, और यदि कॉमन दिख रहा है कुछ तो वो इमटेरियल है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक्सट्रीम फॉर्म में कम्युनलिज्म क्या कहता है कि डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एज इक्वल्स एक कंट्री में नहीं रह सकते, या तो दोनों में से कोई एक डोमिनेट करेगा या अलग नेशन फॉर्म करेंगे। लेकिन ये जो बिलीफ है कम्युनलिज्म का, ये फंडामेंटली फ्लॉयड है, यानी कि गलत है। क्यों गलत है भाई, जरा आप इस पर फोकस करते हैं। क्योंकि इसमें ये जो कह रहे हैं ना कि एक कम्युनिटी के लोग, एक रिलीजन के लोग एक ही कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट डिफरेंट नहीं हो सकते, यहीं पर गलती हो जाती है। एक रिलीजन के लोगों के फंडामेंटल इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि भाई उनके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। किस चीज के बेसिस पर, देयर रोल्स, कहां गया, देयर रोल्स, पोजीशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अलग अलग रोल है एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, मान लीजिए क्रिश्चियन है या मान लीजिए जैन है या बौद्ध है ना। तो उसका अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल होगा। हो सकता है वो बिजनेसमैन हो तो उसका रोल अलग है। ठीक है भाई, बिजनेस के पर्पज से देखेगा, हो सकता है रिलीजन से मैच नहीं कर रहा हो लेकिन उसका रोल अलग है, वहाँ वो एज अ बिजनेसमैन है, वहाँ एज अ जैन नहीं है, है ना।
पोजीशन अलग होती है और आइडेंटिटीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, कहीं पर कोई हो सकता है किसी कम्युनिटी का चेयरमैन हो तो उसकी आइडेंटिटी अलग है रिलीजियस कम्युनिटी से, है ना। कहीं हो सकता है वो जज की पोजीशन पर बैठा हो, है ना। तो चूंकि लोगों के रोल्स अलग अलग हैं, पोजीशंस अलग अलग हैं, आइडेंटिटीज अलग अलग हैं, इसलिए उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उनके एस्पिरेशंस अलग अलग होते हैं। एक ही रिलीजन की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर भी कई सारी डिफरेंट वॉइसेस होंगी एंड ऑल दीज वॉइसेस हैव द राइट टू बी हर्ड। अब इन सबको आप सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली मुश्किल तो होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। ठीक है, रिलीजन के अलावा किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में उनको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कई सारी वॉइसेस जो हैं वो दब जाएंगी। ठीक, अब ये भले ही फंडामेंटली फ्लॉयड हो लेकिन है तो ना भाई, है ना। तो अब क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? परेशानी तो है, और परेशानी छोटी मोटी नहीं बड़ी है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है। कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स लेता है, जरा अब हम फॉर्म्स देखते हैं कि कम्युनिज्म कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है ना। इतने कॉमन हैं ये चीजें कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता। जैसे कि देखो, सबसे पहला जो फॉर्म है ना, ये क्या है, एवरीडे बिलीफ्स। हम अपनी डेली लाइफ में ये बिलीव करते हैं हमारा रिलीजन दूसरों से सुपीरियर है, हालांकि इसमें कभी दिक्कत नहीं आती क्योंकि उसको हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ना। बट जो मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन है कम्युनलिज्म का वो है एवरीडे बिलीफ। अब इस एवरीडे बिलीफ में क्या होता है, रूटीनली इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर्स। ये तीन चीजें आती हैं एवरीडे बिलीफ में। क्या है तीन चीजें, रिलीजियस प्रेजुडाइसेस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं रिलीजियस कम्युनिटीज के बारे में, और ये चीज कि भैया हमारा रिलीजन दूसरों से सुपीरियर है। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, इतना कॉमन है कि कई बार हम इसको नोटिस ही नहीं करते हैं कि हम कम्युनलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे पे आते हैं भैया। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पावर गेन करने की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। कम्युनलिज्म में एक और फॉर्म क्या आ गया, कम्युनलिज्म ने पॉलिटिकल डोमिनेंस का केस पॉलिटिकल डोमिनेंस गेन करने की कोशिश करी। कैसे पॉलिटिकल डोमिनेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दोनों के लिए रिलीजियस डोमिनेंस जो है ना वो पॉलिटिकल डोमिनेंस का मीनिंग अलग होगा। जैसे कि हम बात करते हैं पहले माइनॉरिटी की, है ना, मेजॉरिटी की कर लेते हैं। मेजॉरिटी क्या हो रही है, मेजॉरिटी कहती है कि भैया हम तो इसी कंट्री में डोमिनेट करेंगे, है ना। तो फॉर मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या होता है, टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, मतलब मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज बनने लगेंगी। वो जो भी पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाएंगे वो ऐसी बनाएंगे जिससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का फायदा हो। लेकिन माइनॉरिटी तो ऐसा नहीं कर पाएगी, तो वो क्या चाहती है, अलग कंट्री ही बना ले। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या होगा, इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ डिजायर टू फॉर्म सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। नॉर्दर्न आयरलैंड का केस हम देख लें, वहां हालांकि उल्टा है, मेजॉरिटी वाले जो थे चाहते थे कि अलग कंट्री बना ले, है ना, क्योंकि वो ब्रिटेन से अलग होना चाहते थे। ब्रिटेन को ओवरऑल देखते तो ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि भाई प्रोटेस्टेंट्स मेजॉरिटी में थे, इसीलिए वो कैथोलिक्स जो हैं वो माइनॉरिटी में है और वो अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में दो पॉइंट हो गए। पहला हमने क्या लिया, एवरीडे बिलीफ, दूसरा हमने क्या लिया, पॉलिटिकल डोमिनेंस। ठीक, अब तीसरा क्या आता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। रिलीजन के बेसिस पर पॉलिटिकली मोबिलाइज करते हैं लोगों को। कैसे मोबिलाइज करते हैं कि भैया रिलीजन के नाम पर वोट्स की डिमांड करना या कुछ करना, है ना। तो दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सैक्रेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील्स एंड प्लेन फियर। कई बार सिर्फ डर दिखाते हैं रिलीजन का, है ना, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरिना। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया कि भैया कैसे रिलीजन के नाम पर पॉलिटिकली लोगों को मोबिलाइज किया और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए ये सबको, एक रिलीजन के लोगों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है,
तो इलेक्शन की हम बात करें, इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील्स टू द इंटरेस्ट टू इमोशंस ऑफ वोटर्स, इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ वोटर्स। भाई वोटर्स से डिमांड कर रहे हैं, जो मैंने बोला था ना वोट्स की डिमांड कर रहे हैं रिलीजन के नाम पर, ये सब आ जाएगा अपना थर्ड पॉइंट, ठीक है, रिलीजन के नाम पर। ठीक, नेक्स्ट और सबसे खतरनाक फॉर्म क्या होता है, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, जिसे हम राइट्स या मैसेकर कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान जो है ना, इसका एक बहुत ही, अब अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, अपन कहते हैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम ये कहना चाहिए कि यार इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन शायद ही कहीं देखने मिले कम्युनलिज्म के बेसिस पर, है ना। और इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि कई एरियाज में हमें कम्युनल वायलेंस देखने मिलता है। तो कम्युनलिज्म ये डिफरेंट चार फॉर्म्स ले सकता है, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो कम्युनल नहीं है। हमारी कंट्री कैसी है, एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। कम्युनलिज्म है और ये अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को मालूम था कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, इसीलिए उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट का मॉडल चूज किया और इसके लिए कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए। तो अब हमें क्या देखना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट बनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा भैया, क्या है, क्या कौन कौन से प्रोविजंस हैं। सबसे पहला प्रोविजन क्या है, हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे कि बुद्धिज्म था श्रीलंका में, इस्लाम है पाकिस्तान में, क्रिश्चियनिटी है इंग्लैंड में, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक स्पेशल स्टेटस दिया गया एक रिलीजन को, लेकिन हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री को हम सेक्युलर क्यों कह रहे हैं, हमारा कोई रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री का, सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करती है हमारी कंट्री और सारे रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। ये पहला हो गया हमारा कि आवर कंट्री हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम सेक्युलर हैं, ठीक है। दूसरा क्या, हर एक व्यक्ति को ये राइट है कि वो जो भी रिलीजन चाहे उसको फॉलो कर सकता है और चाहे तो कोई सा भी रिलीजन फॉलो ना करे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी, ठीक है। हमारे यहाँ फ्रीडम है इन सबको, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कम्युनिटीज हो, इनके पास फ्रीडम है कि वो जो चाहें वो प्रोफेस कर सकती हैं, उसमें बिलीव कर सकती हैं, जैसे चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, याद रखना। प्रोपोगेट कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पैसे दे के चेंज करवा लो रिलीजन या डरा धमका के चेंज करा लो, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये फ्रीडम है हमारे यहाँ पर, इसीलिए हम कह रहे हैं सेक्युलर हैं, ठीक। तीसरी चीज क्या, कि रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स मतलब रोकता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये तीन प्रोविजंस हैं जिनके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। लेकिन देखो कंट्री जो है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ मैटर्स में इंटरवीन कर सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। लेकिन फिर से देखो रिपीट कब कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग और एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको अनटचेबिलिटी बैन करने का, विद इन रिलीजियस कम्युनिटी इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, विद इन रिलीजियस कम्युनिटी इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक। तो हमको ये चीज क्लियर हो गया भैया कि सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी और सम प्रैक्टिस और अ पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रैक्टिस बोल दिया, पार्टीज। ये सेक्युलरिज्म जो है ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए या कुछ पार्टीज के लिए नहीं है, ये हमारी कंट्री का फाउंडेशन है, ठीक है। और कम्युनलिज्म से हमें लड़ना है, क्यों, क्योंकि ये कम्युनलिज्म सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए थ्रेट नहीं है, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए थ्रेट नहीं है, ये हमारे इंडिया के आइडिया के लिए ही थ्रेट है। यदि हमने कम्युनलिज्म से नहीं लड़ा तो इंडिया जिस आइडिया पे बना है, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा आइडिया है, सर्वधर्म संभाव का हमारा आइडिया है, इस आइडिया के लिए ही ये कम्युनलिज्म खतरा है।
इसीलिए हर फॉर्म में इससे लड़ने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हमको उससे कॉम्बैट करना है, लड़ना है। बहुत जरूरी है हमारे लिए लड़ना। यदि हमने कम्युनलिज्म से लड़ाई नहीं लड़ी तो हमारे इंडिया का जो आइडिया है वही खत्म हो जाएगा। ठीक, तो कम्युनल प्रेजुडाइसेस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ, एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बना देना काफी नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा इन चीजों से अपनी एवरीडे लाइफ में, तब जाके हम एक असली में सेक्युलर कंट्री बन पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा आखिरी केस। एक हमने अभी केस देखा जो लार्जली पॉजिटिव था उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, और एक हमने देखा जो लार्जली उसका नेगेटिव था पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, है ना। तो जैसे जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, उससे विमेन की कंडीशन इंप्रूव हुई है, और रिलीजियस डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बहुत बुरा है, कम्युनलिज्म होता है उससे बचने के लिए ही हमने सेक्युलर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। लेकिन अब हम आते हैं अपने कास्ट पर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ये जो है ना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, थोड़ा सा नेगेटिव भी है ना। तो वन लार्जली पॉजिटिव एस्पेक्ट है एंड द अदर इज लार्जली नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, कि जब पॉलिटिकल एरिना में इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो इसका क्या असर होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसका, कि क्या असर होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं भाई, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये इंडिया में यूनिक है, ये दुनिया में कहीं और नहीं है ना। देखो भाई, तो ये एक चीज याद रखना है कि जेंडर और रिलीजन जो है ये दुनिया की कई कंट्रीज में अपन को इस तरीके का डिवीजन मिलता है, लेकिन कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। इंडिया के अलावा दुनिया में और किसी कंट्री में कास्ट डिवीजन नहीं है। अब ये कास्ट क्या होती है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जो भी सोसाइटीज हैं दुनिया भर में, किसी ना किसी टाइप का सोशल इनइक्वालिटी उनमें है, और डिवीजन ऑफ लेबर भी है। अब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या, ऑक्यूपेशन की बात आ गई। और इन सोसाइटीज में क्या होता है, ये जो ऑक्यूपेशन होता है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है ना। तो ये कास्ट क्या है एक्चुअली, ये कास्ट किस चीज के बेसिस पर होती है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही होती है। ठीक है, तो ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पर सभी जगह हम देख रहे हैं, सारी सोसाइटीज में ऑक्यूपेशन जो है एक जगह से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। सॉरी, ट्रांसफॉर्म नहीं कहेंगे, पास हो रहा है। ठीक है, कि मेरे पिताजी जो करते थे मैं वही कर रहा हूं, ये होता है जनरली मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में ये होता है। ठीक है, और इंडिया में इसी ऑक्यूपेशन के बेसिस पर हमने क्या बना दिया, कास्ट। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है ना, ये इस चीज का एक्सट्रीम फॉर्म है। कास्ट सिस्टम जो है इंडिया का, ये बाकी की जगहों से अलग कैसे है, क्या इसे यूनिक बनाता है, कि ये जो ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है, इसको हमने रिचुअल्स के थ्रू परमानेंट कर दिया है ना। तो ये बाकी की सोसाइटी से डिफरेंट कैसे है, बिकॉज दिस हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वॉज सैंक्शनड बाई रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब क्या, पूजा पाठ, कर्मकांड, धर्म, इन चीजों से हमने ये कास्ट हायरार्की को फिक्स कर दिया कि इसका बेटा यही करेगा और कुछ नहीं कर सकता, वो कास्ट सिस्टम बन गया। ठीक है, अब ये एक कास्ट के लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई एक कास्ट का है तो सेम ऑक्यूपेशन या सिमिलर ऑक्यूपेशन परफॉर्म करे, अपनी ही कास्ट में मैरिज करे और किसी दूसरी कास्ट के लोगों के साथ खाना भी ना खाए। ये चीजें यहां पर है ना। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट ग्रुप से, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दैट they form a community that practice same or similar occupation, marry within their own caste and eat with the members of did not eat with the members of other caste। ये एक्सपेक्टेशन होता है एक कास्ट के लोगों से। हालांकि ये चीज अब हमको नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये हम कहते हैं ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। कास्ट क्या है, कास्ट है ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, आप जो ऑक्यूपेशन आप परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पर, ठीक, वो कास्ट है। लेकिन कास्ट सिस्टम में क्या है,
जो अनटचेबल्स हैं, जिन्हें हम आउटकास्ट ग्रुप कह रहे हैं, इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको जो एक्सक्लूड कर दिया गया, इसको हमने कास्ट सिस्टम बोला। और ये किस चीज पर बेस्ड था? अनटचेबिलिटी। ये इनह्यूमन प्रैक्टिस हम इसको कह रहे हैं कि इट इज अ इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये आउटकास्ट ग्रुप के साथ ये इनह्यूमन प्रैक्टिस की जा रही थी। इसी को तो हमारे लीडर्स ने अपोज किया। बहुत सारे लीडर्स थे, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, अंबेडकर जी, रामास्वामी नायकर जी, इन सब ने इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, और इन्हीं के एफर्ट्स के कारण हम देखते हैं कि चेंज आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके एफर्ट के कारण, कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी आए, और इन सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण भी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो एक तो मिल गया हमको क्या? एफर्ट्स ऑफ आवर लीडर्स, ठीक है ना, उनके एफर्ट्स के कारण। और दूसरा क्या? सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण, ठीक है। इन दो चीजों के कारण हम देखते हैं कि चेंजेस देखने मिले। पहला एफर्ट्स ऑफ आवर लीडर्स, और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। तो लीडर्स के एफर्ट तो हमने बता दिया, लेकिन कौन से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए जिसके कारण कास्ट सिस्टम में चेंज आया है? तो सबसे पहली चीज देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, खासतौर से जो आउटकास्ट ग्रुप है, इनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जिसके कारण कास्ट सिस्टम वीक पड़ा है। दूसरा, अर्बनाइजेशन। सिटी में हमें पता ही नहीं चल रहा हमारे आजू बाजू कौन रहता है, वो कौन से कास्ट को बिलोंग करता है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता किसी भी कास्ट का, हमें क्या लेना देना, है ना। तीसरा, लिटरेसी एंड एजुकेशन में ग्रोथ होना। लोग पढ़ लिख गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, लिटरेट हो गए हैं, जिसके कारण अब उनको फर्क नहीं पड़ता। वो समझ गए हैं कि भाई कास्ट के बेसिस पर आप किसी को आप उसको सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते, अनटचेबल नहीं बना सकते उसको आप, है ना। देन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी यदि शिक्षक थे तो मैं शिक्षक होऊंगा, मैं इंजीनियर हो सकता हूँ, डॉक्टर हो सकता हूँ, कुछ और भी हो सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बने, या जो बाल काटने वाला बार्बर होता है उसका बेटा बार्बर ही बने। ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होती है कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन आई तो उसने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया। तो इस ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी के कारण भी कास्ट हायरार्की या कास्ट सिस्टम जो है वो ब्रेक हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन रूरल एरियाज, ठीक है, ये बहुत जरूरी था। इसके कारण ये कास्ट हायरार्की ब्रेक हुई है, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड्स ही तो थे जो बना के रखे हुए थे, चेंज नहीं होने दे रहे थे। इसके कारण ये कास्ट हायरार्की चेंज हुई है, ठीक है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ चेंज हो गया है, डेफिनेटली बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं, यहाँ पर हमें मैटर नहीं करता है कि हमारे बाजू में कौन चल रहा है या कौन खाना खा रहा है रेस्टोरेंट में बाजू में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर चुका है, अबॉलिश कर चुका है, ठीक है। और जो पॉलिसीज हैं हमारी गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसके कारण हम देख रहे हैं कि ये जो इनजस्टिस है कास्ट सिस्टम का, इसको खत्म किया जा सके। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और जॉब्स में रिजर्वेशन देना उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि कई सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी पूरे तरीके से कास्ट सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। अब कोई बहुत समय बाद यहाँ इंडिया आता है तो उसको डेफिनेटली लगेगा कि यार कितना बदल गया है, देखो इतना सब बुरा हुआ करता था, अब नहीं है। लेकिन अभी भी हम ये कह रहे हैं कि कास्ट जो है वो पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं हुई है। कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट कि कास्ट पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं हुई है? क्योंकि अभी भी हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं जो अभी भी अपनी ही कास्ट में मैरी करते हैं, है ना। ये हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी मैरिज की बात करते हैं ना, लोग जनरली रिलीजन देखते हैं, बट विद इन रिलीजन बहुत सारी कास्ट होती हैं ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, है ना। तो कुछ ऐसी पुरानी प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अनटचेबिलिटी अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोहिबिट किया हुआ है, उसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, ठीक है। फिर एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में भी हम देखते हैं कि जो पहले से एडवांटेज ग्रुप्स थे जिनको एजुकेशन एक्सेसिबल थी ओल्ड सिस्टम में, उन्होंने नए सिस्टम में भी अच्छी मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करी है, और इससे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ है, ठीक है। तो जिन लोगों को पहले एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं थी, उनको आज भी उतनी अच्छे से एक्सेसिबल नहीं है
इसका प्रूफ कैसे मिलता है कि ये हमें इकोनॉमिक स्टेटस से पता चल जाता है कि मिडिल क्लास की यदि हम बात करें अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में जो मिडिल क्लास है उसमें ज्यादातर आपको अपर कास्ट के लोग मिलेंगे। ठीक है, अर्बन मिडिल क्लास में अपर कास्ट के लोग ही आपको ज्यादा मिलेंगे, इनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है भाई। कैसे कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लोग अभी भी अपनी कास्ट में मैरिज करते हैं, अनटचेबिलिटी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, और अर्बन मिडिल क्लास में अभी भी ज्यादातर लोग आपको अपर कास्ट के ही मिलेंगे, यानी कि कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड विद इकोनॉमिक स्टेटस, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन ये अभी भी हो रहा है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कास्ट अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अब हमने कास्ट की बात की थी, कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझना भैया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फैक्टर्स है, सिर्फ कास्ट ही एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, पॉलिटिक्स के रिजल्ट को अफेक्ट करती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कास्ट को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो अब अपना जो पढ़ने वाले हैं अपन, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसे हमने रिलीजन के केस में देखा था ना, यानी कम्युनलिज्म के केस में देखा था, सेम वैसे ही ये जो कास्टिज्म है ये भी किस चीज में बिलीव करता है कि कास्ट ही सोसाइटी का या कम्युनिटी का बेस है ना। तो ये भी क्या चीज बिलीव करते हैं, कास्ट इज द बेस, सोल बेस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। और वैसी आइडियोलॉजी, वैसी थिंकिंग इसमें है कि पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट बिलोंग्स टू द नेचुरल सोसाइटी और नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट होंगे, दे डू नॉट शेयर विथ एनीवन अदर फ्रॉम अदर कास्ट। ठीक है, एक कास्ट के लोगों के फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होंगे, ये भी उसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। तो जैसे जैसे कम्युनलिज्म था वैसे कास्टिज्म है, लेकिन यहां पर भी हम देखें कि ये जो है ना, दिस बिलीफ कम्युनलिज्म, जैसे हमने देखा था कि बिलीफ ऐसा था विच इज नॉट बोर्न आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, वैसे ही कास्ट भी जो है ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो भाई कास्ट लेकिन इफेक्ट तो करती है पॉलिटिक्स को, तो कैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ये लेती है पॉलिटिक्स में, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज देखें, यदि यहां से क्वेश्चन आ गया हाउ कास्ट इफेक्ट पॉलिटिक्स, तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे। उसमें सबसे पहली चीज हम ये बताते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट चूज करती है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कास्ट कंपोजिशन है उसका ध्यान रखती है। क्यों ध्यान रखती है, ताकि वो वहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट गेन कर सकें, इसीलिए उसी कास्ट का कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा करेंगे। फिर दूसरी चीज गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो वो इस चीज का ध्यान रखती है कि जो कैबिनेट है या जो भी पार्टी की जो कमिटीज बन रही हैं उसमें डिफरेंट कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है ये ध्यान दिया जाता है कि गवर्नमेंट में डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट कास्ट के, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, ट्राइबल्स भी इसमें एक कास्ट मानी गई है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या, कास्ट के बेसिस पर पॉलिटिक्स होती है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार कास्ट के नाम पर सपोर्ट डिमांड करते हैं, है ना। सो क्या करते हैं, दे इलेक्शंस के टाइम पे दे मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। ठीक, और कई बार तो ऐसा होता है पार्टी के लिए ही बोला जाता है कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही सपोर्ट करती है, जैसे कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, है ना। ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए और दलित्स के लिए ही ये पार्टी बनी हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कई बार जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं दे आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कास्ट ने इफेक्ट किया है पॉलिटिक्स को। ठीक, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है, ये कास्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है पॉलिटिक्स में कि अब हर एक कास्ट का वोट बहुत जरूरी हो गया। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, मतलब 1 पर्सन 1 वोट का प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गियर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट
फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप, क्योंकि उस किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो उसके वोट की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके कारण बहुत सारे जो कास्ट ग्रुप जो पहले पॉलिटिकल एरिना में नहीं थे अब वो पॉलिटिकल एरिना में आ गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो फोकस है ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स, कई बार हमें इससे ये इंप्रेशन मिलता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट। पॉलिटिक्स में कास्ट यदि होती ना, अब देखो इसको कैसे हम गलत प्रूव कर सकते हैं कि यदि सिर्फ कास्ट अकेली होती तो ये चीजें जो अभी मैं बताने वाला हूं ये नहीं होता। ये अब हम ये केसेस देखते हैं कि कास्ट, पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट, कुछ अदर चीजें भी होती हैं। तो सबसे पहली चीज कि किसी भी एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ये देखते हैं किसी एक कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, मतलब यदि कोई वो इलेक्शन जीतना चाहता है तो उसे एक से ज्यादा कास्ट ग्रुप के लोगों के वोट चाहिए होंगे, तभी वो इलेक्शन जीत पाएगा, अदरवाइज इलेक्शन जीतना पॉसिबल नहीं है। ठीक, दूसरी चीज क्या, जो पार्टी जीतती है ना, सॉरी, कोई भी पार्टी जो है वो एक कास्ट ग्रुप के सारे वोट नहीं जीत पाती है ना। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। हम कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी जो है ना इसका वोट बैंक जो है वो एक पर्टिकुलर कास्ट है, तो उससे हमारा मतलब क्या होता है कि उस कास्ट के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग है ना। तो ये जब हम वोट बैंक की बात कर रहे हैं, यहां में कुछ लीडर्स दिख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि उनका वोट बैंक, जैसे एक व्यक्ति है इन्होंने खोल रखा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये इनका वोट बैंक है ना। वैसे ही किसी ने मुस्लिम वोट खोल रखा है, किसी ने अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं खोल के, और उससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी का क्या वोट बैंक है। लेकिन याद रखना, वोट बैंक जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पीपल ऑफ फ्रॉम दैट कास्ट आर वोटिंग फॉर दैट पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग वोट करते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट हमने क्या देखा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक कास्ट की फुल मेजॉरिटी नहीं है, जीतना है तो एक से ज्यादा कास्ट का वोट चाहिए। दूसरा क्या देखा कि एक कास्ट के सब लोग एक पार्टी को वोट नहीं करते। जब हम वोट बैंक की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी उनको वोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आते हैं, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट फ्रॉम द सेम कास्ट। तो भैया एक कास्ट के लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं सेम कास्ट के, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक कास्ट के कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो क्या होता है, समटाइम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, और कई बार क्या होता है मेनी ऑफ वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट, ये भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया भैया। ये इसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कास्ट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट, सॉरी, है ना। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कास्ट को इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिक्स को इफेक्ट करते हैं अदर देन कास्ट। ठीक है, कास्ट के अलावा क्या फैक्टर्स हैं जो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, अब जरा हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि कई बार जो वोटर होता है उसका पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अटैचमेंट होता है एज कंपेयर टू हिज कास्ट और हर कास्ट। ठीक है, तो कास्ट के अलावा पार्टी कौन सी है ये भी पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। ठीक, इसके अलावा कि भैया कई सारी ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, है ना। पीपल विद इन द सेम कास्ट हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट वो वोट करते हैं। ठीक है, उनकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, और उसके बेसिस पर भी वो वोट करते हैं। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या, पुअर मैन एंड वुमेन, रिच एंड पुअर, ये अलग अलग तरीके से वोट करते हैं, वो एक जैसे वोट नहीं करते, भले ही वो सेम कास्ट के ही क्यों ना हो, है ना। तो हमने देखा कि कास्ट के अलावा यहां पर क्या चीज इफेक्ट कर रही है कि वो व्यक्ति रिच है कि पुअर है, वो मैन है कि विमेन है ना। हो सकता है एक ही फैमिली में मैन अलग को वोट कर रहे हैं, विमेन किसी और को वोट कर रही है ना। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज असेसमेंट, लोग असेस करते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी का या उस कैंडिडेट का परफॉर्मेंस क्या रहा और उसके बेसिस पर वो वोट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कास्ट के अलावा जो
पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं। तो डेफिनेटली कास्ट पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, लेकिन वाइस वर्सा केस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कास्ट ही पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है, पॉलिटिक्स भी कास्ट को अफेक्ट करती है। तो कई बार हम क्या देखते हैं, ये कास्ट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है विच इज अफेक्टेड बाय द कास्ट, इट इज द कास्ट विच इज पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, अब कैसे समझ सकते हैं, कुछ केसेस देखते हैं कि क्या क्या चीजों के बेसिस पर हम कह रहे हैं कि कास्ट जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। सबसे पहला केस हम क्या देखते हैं कि हर एक कास्ट ग्रुप चाहता है और बड़ा बनना, तो क्या करते हैं वो अपनी नेबरिंग कास्ट के लोगों के साथ या जो सब कास्ट के लोग हैं उनके साथ मर्ज हो रहे हैं, है ना। तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, और बड़ा बनना चाहते हैं ताकि वो पॉलिटिक्स में पावर गेन कर सके। ठीक, तो यहां पर पॉलिटिक्स ने कास्ट को इफेक्ट किया। ठीक है, कई बार ये तो हमने बोला नियर बाई कास्ट या सब कास्ट की बात करी, कई बार क्या होता है दूसरी कास्ट के साथ इनको नेगोशिएट करना पड़ता है या उनके साथ कोलिजन फॉर्म करना पड़ता है। तो सेकंड चीज जो हम प्रूव कर सकते हैं कि कास्ट जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हो गई है कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिजन with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। जो अलग अलग कास्ट के लोग जो पहले कभी उठते बैठते नहीं थे, साथ में खाते नहीं थे, अब वो कोलिजन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, और तीसरी चीज कास्ट सिस्टम में पॉलिटिक्स के कारण कुछ नए ग्रुप्स बन रहे हैं, जैसे कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स, है ना। तो देखो यहां पर भी पॉलिटिक्स का असर हुआ and caste became politicized। ठीक, अब ये जो डिफरेंट रोल्स हम देख रहे हैं यहां पर पॉलिटिक्स में कास्ट का, ये पॉजिटिव भी इफेक्ट देती है और नेगेटिव भी इफेक्ट देती है। कुछ सिचुएशन में पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जैसे कि हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की। जब इन कास्ट ग्रुप्स को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिला तो वो अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुंचा पाए और उनको बहुत इससे फायदा मिला, उनकी कंडीशन इंप्रूव हुई, डिग्निटी इंप्रूव हो रही है। ठीक है, उनका जो लैंड था जो एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा था वो उनको एक्सेसिबल हो गया है, रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज पहले इनको नहीं मिल पाती थी, है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि या तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, लेकिन समस्या कब होगी, फिर से जैसे रिलीजन के केस में देखा हमने कि जब सिर्फ और सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी पर फोकस किया जा रहा है तो समस्या पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पे से ध्यान हट जाएगा, जैसे कि डेवलपमेंट एंड करप्शन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, सिर्फ कास्ट पर फोकस कर रहे हो तो इन पर से हमारा ध्यान हट जाएगा। पॉवर्टी एलिवेशन, लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, इससे हमारा ध्यान हट जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ये चीजें भी हो सकती हैं। इसीलिए कास्ट को पॉलिटिकली एक्सप्रेस करना जरूरी है डेफिनेटली, उससे कई सारे लोगों को पॉलिटिकल एक्सप्रेशन मिलता है, उनके राइट्स मिलते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से यूज करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हम कास्ट को ही सोसाइटी का बेस मान लें, फिर वो कम्युनलिज्म जैसा हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा कि कैसे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिविजन्स पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। इन सारे कोर्सेज के डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, इसके डिटेल्ड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आगे के वीडियोस देखते रहें, हमें बताते रहें आपकी डिमांड्स क्या हैं, हम कोशिश करेंगे उनको फुलफिल करने की। आज के इस वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच।